नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्राइम स्टोरी बाय विवेक चैनल पर, जहां हम आपको हर बार एक नई और दिलचस्प अपराध कथा सुनाते हैं। अगर आप हमारे साथ इस रोमांचक सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। कानपुर महानगर के बर्रा भाग 2 में स्थित केडीए कॉलोनी के मकान नंबर 700 में रहता था जयप्रकाश गुप्ता। वह वहां रेल बाजार स्थित सिंधिया सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शिक्षक था। जयप्रकाश के परिवार में पत्नी सीता देवी के अलावा अभिनव, अंबुज और अतुल नामक 3 पुत्र थे। जयप्रकाश स्वयं पढ़ा लिखा था, इसलिए शिक्षा का महत्व समझता था। तीनों बेटों को उसने बेहतर शिक्षा दिलाई। पढ़ाई पूरी करने के बाद अभिनव प्राइमरी स्कूल में टीचर बन गया, जबकि कालांतर में अंबुज और अतुल बारी बारी से मर्चेंट नेवी में नौकरी पा गए। दोनों भाइयों की पोस्टिंग थी तो मुंबई में, मगर उनके जहाज अलग अलग थे। इसी बीच किसी गंभीर बीमारी से सीता देवी की मृत्यु हो गई। अभिनव सरकारी टीचर बन गया तो जयप्रकाश ने उसका विवाह सुनीता नामक सजाती युवती से कर दिया। अंबुज और अतुल भी नौकरी पा गए तो जयप्रकाश ने अंबुज का भी घर बसाने का मन बना लिया। रिश्तों की दुनिया में मर्चेंट नेवी में कार्यरत युवक को बेहतर तथा ऊंचे दाम वाला वर माना जाता है। मुंह मांगा दहेज देकर लोग उसे अपना दामाद बनाना चाहते हैं। जयप्रकाश की मंशा का पता चलते ही बिरादरी के लोग अपनी बहन बेटी का रिश्ता लेकर उसके घर आने लगे। जयप्रकाश, अभिनव और सुनीता ने उन रिश्तों में से जनपद बलिया निवासी एक गुप्ता परिवार की 25 वर्षीय पुत्री रेनू को चुना। नवंबर 2012 में अंबुज और रेनू परिणय सूत्र में बंध गए। दुल्हन के लाल जोड़े में लिपटी हुई और उमंगों के रथ पर सवार रेनू बलिया से विदा होकर कानपुर आ गई। दिन भर पारिवारिक एवं पारंपरिक रस्में होती रहीं। शाम हुई तो माली आकर महकते फूलों से दुल्हन की सुहाग सेज एवं कमरा सजाने लगा। अंधेरे के पांव पसारते ही कुछ महिलाओं ने रेनू का रूप निखारने की जिम्मेदारी संभाल ली। रेनू का मेकअप करते हुए वे उससे हंसी ठिठोली भी कर रही थी। उनमें से एक महिला ने रेनू के कान में फुसफुसा कर कहा कि बन्नो, अंबुज शाम से ही शराब चढ़ा रहा है। शराब जितना चढ़ती है उतना ही पुरुष जालिम हो जाता है। मेरी मानो तो आज तुम्हारी भी खैर नहीं। अंबुज शराब पीता है, यह जानकर रेनू के दिल को ठेस लगी। अगर वह शराब पीता भी है तो आज की रात उसे हरगिज नहीं पीना चाहिए थी। अंबुज के बारे में वह रिश्तेदार महिलाओं से बहुत कुछ जानना व पूछना चाहती थी, किंतु ससुराल में पहला दिन होने के कारण लाज एवं संकोच बस पूछ नहीं सकी। सोचा जो हकीकत होगी कुछ देर में सामने आ ही जाएगी। भोजन आदि कराने के बाद रेनू को सुहाग सैया पर बैठा दिया गया। इसके कुछ देर बाद अंबुज भी कमरे में आ पहुंचा। उसे देखते ही नारी सुलभ लज्जा से रेनू की धड़कनें तेज हो गईं। घूंघट को खींचकर उसने और लंबा कर लिया। अलबत्ता घूंघट की ओट से रेनू की नजरें अंबुज पर ही टिकी रहीं। दरवाजा बंद करके अंबुज बेड की ओर बढ़ा तो उसके डगमगाते कदम देखकर रेनू समझ गई कि फुसफुसाने वाली महिला गलत नहीं कह रही थी। वास्तव में अंबुज नशे में टुन्न था। अंबुज करीब आकर बेड पर बैठ गया। उसने उंगलियों से घूंघट पकड़ा और उसे उलट दिया। इसके साथ ही शराब का तेज भभका रेणु के नथुनों से टकराया और उसे उबकाई आने लगी। तो अंबुज ने कहा कि मैंने हाथ तक नहीं लगाया और तुम्हें उबकाई आ रही है। मायके से ही पाप की गठरी लेकर आई हो क्या? रेनू इस शर्मनाक जुमले का मुंह तोड़ जवाब दे सकती थी, मगर चुप रही। केवल थोड़ा सा पीछे खिसक गई ताकि शराब की गंध उसे अधिक विचलित न करे। उसके बाद दबी जुबान से प्रतिरोध किया, आप शराब पीते हैं? शराब ही तो पीता हूँ। अंबुज ने बेशर्मी से उल्टा जवाब दिया, किसी का खून नहीं पीता।
रेनू के दिल पर एक के बाद एक चोट लग रही थी। इसके बावजूद वह लब पर आह लाए बिना ही सब सह रही थी। उसने दोबारा आहिस्ता से जुबान खोली। कम से कम आज शराब नहीं पीना चाहिए थी। रेनू, किसी से उपदेश सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता। अंबुज का लहजा तल्ख हो गया। शराब पी भी है तो अपने पैसे की। विदाई के वक्त तुम्हारे बाप ने बोतल नहीं थमा दी थी कि दामाद जी घर जाकर पीना और ऐश करना। रेनू के दिल में गर्म हवा चली और खिले हुए परिणय के फूल मुरझाने लगे। वह सोचने लगी कि यह कैसा शख्स है। शादी की पहली रात गलती खुद की और टोकने पर मेरे बाप तक चला गया। यह तो मन का मैला, दिल का काला और जुबान का कड़वा लगता है। इसके साथ मेरा जीवन कैसे बीतेगा। रेनू के वजूद में मानो सन्नाटा भर गया। उन पलों में ना वह कुछ सोचने के काबिल रह गई, ना समझने की। रेनू को कुछ देर देखते रहने के बाद अंबुज बेड पर पसर गया और रेनू का बाजू पकड़कर उसे भी अपने पहलू में लिटा लिया और कहा, आओ सुहागरात की रस्म अदा करें। इसके बाद अंबुज रेनू से उस तरह पेश आया जिस तरह शायद कोई बुरे से बुरा आदमी भी अपनी बीवी के साथ पहली रात को पेश न आता हो। मिलन की हर बढ़ती क्रिया के साथ अंबुज की दरिंदगी बढ़ती गई। रेनू का जिस्म ही नहीं, रूह तक पीड़ा से छटपटाने लगी। वह समझ ही नहीं सकी कि उसके साथ सुहागरात मनाई जा रही है या बलात्कार किया जा रहा है। शादी के बाद अंबुज 25 दिन तक घर में रहा। 25 दिन व 25 रातें रेनू पर 25 युगों की तरह बीती थी। अंबुज शुरू के 2-3 रातों घर के दूसरे कमरे में शराब पीता रहा। उसके बाद रेनू के सामने ही पीने लगा। वह यह भी चाहता था कि रेनू साकी का काम करे, पैमाना बनाए, छलकाए और पिलाए, और जब रेनू आनाकानी करती तो अंबुज जोर जोर से उसे गालियां देता, मारता, पीटता था। पति धर्म निभाने के नाम पर ऐसी ऐसी जालिम हरकत करता कि वह दर्द से तड़प उठती थी। हर विवाहिता अधिक से अधिक पति का साथ चाहती थी और एक रेनू थी जिसे पति की संगत से ऊब होने लगी। वह सोचती थी कि कब छुट्टी खत्म हो और अंबुज ड्यूटी पर जाए और इसके अत्याचारों से मुझे मुक्ति मिले। किसी तरह दिन बीते। अंबुज की छुट्टियां खत्म हो गईं और वह मुंबई जाने को तैयार हो गया। अतुल पहले ही जा चुका था। अंबुज जाते जाते भी रेनू को दुख दे गया। जाते जाते उसने रेनू से कहा कि वह कान खोल कर सुन ले, मैं जा तो रहा हूँ लेकिन जल्दी ही फिर आऊँगा। मेरी कमी पूरी करने के लिए तू अपनी तरफ से कोई कोशिश न करने लग जाना। ये सुनकर रेनू के दिल पर मानो तेजाब उलट दिया गया हो। पति पत्नी का रिश्ता तो आपसी समझ एवं विश्वास पर आधारित होता है। शादी से पहले या शादी के बाद उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे किसी की नज़र में वह अविश्वसनीय हो। तो फिर अंबुज को उसकी वफा और चरित्र पर विश्वास क्यों नहीं है। शादी होने के बाद से सुहागरात से पहले तक रेनू के मन में अंबुज के लिए जो प्यार पैदा हुआ था वह 25 दिनों में लगातार कम होता गया था। जाते समय अंबुज ने उस पर जो विश्वास किया उसका प्यार पूरी तरह खत्म हो गया। उसी क्षण रेनू ने मन ही मन में तय कर लिया कि अंबुज के साथ जीवन गुजार पाना संभव नहीं है। वह इस लायक है ही नहीं कि उसके साथ पूरी जिंदगी का समझौता किया जा सके। तो उसे अपने भविष्य पर नए सिरे से विचार करना होगा। अंबुज के जाने के बाद अतुल छुट्टी पर आ गया। रेनू को उदास देखकर वह उसकी दिलजोई करने का प्रयास करता, उससे ढेर सारी बातें करता और उसकी भावनाओं को समझने और उन्हें अपनी मर्यादा में रहकर प्यार से सहलाने की कोशिश करता। अतुल की इन्हीं खूबियों की बदौलत रेनू तेजी से उसकी ओर आकर्षित होने लगी। वह सोचने लगी कि काश मेरी शादी अतुल से हुई होती तो जीवन स्वर्ग बन जाता। दुखी मन में संभावित सुख का कोई बीज पड़ जाए तो उसे अंकुरित होते, फलते, फूलते और बड़ा वृक्ष बनते देर नहीं लगती। रेनू के मन में अतुल के संग जीवन बिताने का विचार आया तो फिर वह नहीं निकल सका। वह दिनों दिन बढ़ता और मजबूत होता गया।
एक दिन रेनू अतुल के साथ माल लोड पर तफरी करने गई तो कंपनी बाग में बैठकर उसके सामने अपना मन खोल दिया। अतुल भी जब हाथ पर हाथ रखकर मुस्कुराया तब रेनू की समझ में आया कि जो कोमल भावनाएं उसके मन में तूफान मचाए थीं उनसे अतुल भी अछूता नहीं था। रेनू के लिए उसके भी मन में प्यार था, इसलिए बहाने बहाने से छुट्टी लेकर वह कानपुर आता था। रेनू और अतुल के मन भी मिले तो उनके संबंध की नई इबारत लिखी जाने लगी। अंबुज का कमरा भूतल पर था जबकि अतुल शुरू से ही द्वितीय तल पर रहता था। जेठानी और ससुर के सोने के बाद रेनू चुपके से उठकर अतुल के कमरे में चली जाती और फिर वे सुबह होने तक खुली आंखों से भविष्य के सपने देखते हुए प्रेमालाप करते रहते। देवर भाभी के बीच का रिश्ता पवित्र नहीं रह गया है, इस बात की जानकारी सबसे पहले सुनीता को हुई। पहले तो वो मानो ठगी रह गई, फिर परिवार की मान मर्यादा की दुहाई देते हुए रेनू को समझाया कि रेनू तुम जो कर रही हो वह ठीक नहीं है। रेनू को अतुल की सह मिली हुई थी, उसने जल्दी शादी करने का आश्वासन भी दिया हुआ था, सो उसे भेद खुलने के बाद परिणाम का भय नहीं था। अतः वह जेठानी की आंखों में आंखें डालकर बोली, आप कहती हैं कि मैं ठीक नहीं कर रही हूँ, यह भी तो बताइए कि अंबुज मेरे साथ जो बहसियाना व्यवहार करते हैं क्या वह ठीक है? रेनू, रात को गूंजने वाली तुम्हारी सिसकियाँ और घुटी घुटी चीखें मैंने भी सुनी हैं, उससे अंदाजा लगा सकती हूँ कि अंबुज तुमको किस किस तरह सताता होगा। सुनीता ने अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया, लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि पति गलत हो तो पत्नी को भी गलत हो जाना चाहिए। इस तरह दिल टूटते हैं, जोड़ते नहीं। दीदी, जिस पर बीतती है दर्द वही जानता है। रेनू, मैं तुम्हें फिर समझाना चाहती हूँ कि तुम गलत कर रही हो। दीदी, मेरी सिसकियाँ और चीखें सुनने के बाद अगर आपने किसी रात को दरवाजे के बाहर से ही अपने देवर को पुकार कर कह दिया होता, अंबुज तुम गलत कर रहे हो, पत्नी से पेश आने का यह तरीका इंसानी नहीं होता, तो आज मैं आपकी बात जरूर मानती। पर आपने अंबुज को नसीहत नहीं दी तो मुझे भी रास्ते की पहचान कराना आपको शोभा नहीं देता। अगर यह सारी बातें अंबुज को पता चली तो अतुल से दिल लगाने का सौदा बहुत महंगा साबित हो सकता है। सुनीता ने जब रेनू से कहा तो रेनू ने तुरंत पलट कर कहा, दीदी, प्यार हमेशा महंगा साबित होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। रेनू के स्वर में दृढ़ता थी। अंजाम चाहे जो हो, अब तो मैं अतुल से प्रीत जोड़ चुकी हूँ। सुनीता समझ गई कि रेनू को समझाना बेकार है, तो उसने बहस करने के बजाय चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। रेनू और अतुल अपनी मनमानी करते रहे, लिहाजा उन दोनों के संबंध की भनक अभिनव और जयप्रकाश को भी हो गई। कहते हैं अभिनव तो परिवार की मर्यादा की खातिर चुप रहा, मगर अधेड़ जयप्रकाश गुप्ता ने इसलिए खामोशी अख्तियार कर रखी थी क्योंकि वह भी बहती गंगा में हाथ धोने का मन बना चुका था। यही कारण था कि वह बहू रेनू की सुख सुविधाओं तथा आवश्यकताओं का अधिक ही ख्याल रखने लगा। होली मनाने के लिए मार्च 2013 में अंबुज भी घर आया और अतुल भी। शादी के बाद रेनू और अंबुज की यह पहली होली थी, इसलिए नवविवाहित जोड़े को उमंगों एवं उल्लास से रंगों का यह पर्व मनाना चाहिए था। लेकिन रेनू ने अंबुज की अनदेखी करके अतुल के साथ होली का हुड़दंग मचाया। बुरा न मानो होली है कहते हुए अतुल ने भी रेनू के शरीर पर ऐसी ऐसी जगह रंग और गुलाल लगाया कि देखने वाले का माथा ठनक जाए। इधर होली का दिन था तो अंबुज ने सुबह से बोतल खोल ली थी। नशे में उसने देवर भाभी की लीला देखी तो उसके तन मन में आग लग गई। सबके सामने ही अंबुज ने रेनू को बालों से पकड़कर खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए गुर्रा कर कहा, मैंने कहा था ना कि मेरी कमी पूरी करने के लिए तू अपनी तरफ से कोशिश मत करने लग जाना, लेकिन तू अपनी फितरत से बाज नहीं आई। बाहर मौका नहीं लगा तो देवर पर ही नीयत खराब करने लगी।
जिसके मन में चोर हो वह घबरा जाता है। रेणु और अतुल भी बुरी तरह घबरा गए। उनकी घबराहट से अंबुज का शक यकीन में बदल गया। उसने पांव से जूती उतारी और रेणु को पीटने लगा। परिवार के सभी सदस्य यह अमानवीय तमाशा देख रहे थे, लेकिन हस्तक्षेप करने का किसी में साहस नहीं हुआ कि बदतमीज और शराबी का क्या भरोसा, क्या पता उसका भी अपमान कर दे। रेणु की नज़रों में स्वयं को उसका हितैषी साबित करने का जयप्रकाश को यह सुनहरा मौका जान पड़ा। वह रेणु को पिटाई से बचाने के लिए उसके और अंबुज के बीच में कूद पड़ा। अंबुज नशे व क्रोध में अंधा हो रहा था। उसने पिता को बीच में न पड़ने की चेतावनी दी। जयप्रकाश स्वयं को रेणु का हितैषी प्रमाणित करने का यह अवसर चूकना नहीं चाहता था, सो वह अंबुज को जलील करने लगा। शर्म नहीं आती बहू पर ऐसा आरोप लगाते हुए? तूने राक्षसी नशा किया हुआ है, इसलिए तेरी बुद्धि का नाश हो गया है। रेणु पवित्र है और अतुल बेदाग। उन दोनों पर इल्जाम लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अंबुज ने जो देखा था उसके बाद निष्कर्ष निकाल लिया था कि देवर भाभी में कोई भी पाक नहीं है। उसने यह भी मान लिया था कि पिता को अतुल व रेणु की काली करतूतों की बाबत पता है, मगर वह उन पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। अतः नशे व गुस्से में अंबुज ने जूती से पिता की भी पिटाई कर डाली। सब लोग तन्न खड़े देखते रहे। अतुल का घर में रुके रहना मुश्किल हो गया। वह आया तो कई दिन के लिए था, लेकिन इस घटना के दूसरे ही दिन वह मुंबई लौट गया। जब तक अंबुज घर में रहा, शराब पीकर पत्नी व पिता को गालियां देते हुए उन्हें पीटता रहा, और रेणु से उसने कबूल भी करा लिया कि वह तन मन से अतुल की हो गई थी। रेणु ने अंबुज को यह भी बता दिया कि हालांकि तुम्हारे पिता ने कभी सीधे तौर पर नहीं कहा, मगर उनके हाव भाव से मैं समझती हूँ कि उनकी नीयत भी मुझ पर खराब है। सारी बातों से स्पष्ट था कि अंबुज से विश्वासघात करने वाले 3 लोग थे, पत्नी, छोटा भाई और पिता। पत्नी और छोटा भाई उसकी पीठ में छुरा घोंप चुके थे और अधेड़ पिता अपने खंजर की धार तेज कर रहा था। अतुल तो मुंबई जा चुका था। घर में बचे थे पत्नी रेणु और पिता जयप्रकाश गुप्ता। अंबुज उन दोनों को अपने निशाने पर रखे हुए था। गुप्ता परिवार का माहौल दिन ब दिन खराब हो रहा था। मारपीट और झगड़े से पड़ोसियों तक को अंदेशा था कि किसी दिन गुप्ता परिवार में कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। आखिरकार अनहोनी हो गई। 20 सितंबर 2013 को सुबह 7 बजे जयप्रकाश ने थाना बर्रा पहुंचकर थाना प्रभारी अजय प्रकाश श्रीवास्तव से भेंट की और उन्हें बताया कि उसके मझले पुत्र अंबुज गुप्ता ने पारिवारिक कलह के चलते आत्महत्या कर ली है। जयप्रकाश ने श्रीवास्तव को यह भी बताया कि सुबह 5 बजे वह अपने कमरे से बाहर निकला तो अंबुज के कमरे की लाइट जलती देख वहां पहुंचा तो उसे मरा पाया। लाश भूतल के कमरे में बेड पर पड़ी थी। लाश खून से सनी थी और चादर पर भी खून था। चादर के कोने पर अंग्रेजी में खून से लिखा था I love you। लाश का मुआयना करने और खून से लिखी इबारत पढ़ने के बाद श्रीवास्तव ने जयप्रकाश से पूछा, आप जानते हैं वह कौन है जिसका नाम अंग्रेजी अक्षर R से शुरू होता है और अंबुज जिसे प्यार करता था। जयप्रकाश ने महिलाओं से घिरी बैठी एक युवती की ओर संकेत किया। वह अंबुज की पत्नी रेणु है। 10 महीने पहले ही अंबुज और रेणु की शादी हुई थी। श्रीवास्तव ने फिर से अपनी नजरें लाश पर टिका दी। लाश खून से सनी थी। आंगन में खून सना लोहे का मूसल और मसाला पीसने वाली पत्थर का सिलबट्टा पड़ा था। मृतक की हथेली पर भी घाव था। श्रीवास्तव सोचने लगे, कोई खुद को कुचलकर अपनी जान नहीं लिया करता। जरूर कोई राज है जो उनसे छुपाया जा रहा है। लाश का मुआयना करने के बाद श्रीवास्तव रेणु के पास जा पहुंची।
रात को तुम अपने पति के साथ नहीं थी तो कहाँ थी? तो उसने कहा कि वह देवर के कमरे में सोई थी, क्योंकि अंबुज ने बहुत अधिक शराब पी रखी थी और नशे में मुझे गालियां देने और पीटने लगे, तो मैं अपने देवर अतुल के कमरे में जाकर सो गई थी, रेनू ने सिसकते हुए बताया। सुबह 5 बजे पापा इन्हें मरा पाया तो पुकार कर हम सबको बुलाया। भाभी का देवर के कमरे में जाकर सोना श्रीवास्तव को हजम नहीं हो रहा था, तो उन्होंने पूछा, देवर के कमरे में तुम पूरी रात रही? श्रीवास्तव का आशय समझकर जयप्रकाश ने फौरन बात संभाली। सर, आप गलत न सोचें, अतुल भी मर्चेंट नेवी में है और अपनी पोस्टिंग पर मुंबई में है। अतुल का कमरा खाली था तो अंबुज से प्रताड़ित होने पर बहू वहां जाकर सो गई थी। श्रीवास्तव ने नजरें जयप्रकाश के चेहरे पर जमा दी। थाने आकर आपने बताया था कि अंबुज ने आत्महत्या की है, मगर यह सुसाइड केस तो नहीं लग रहा। सर, घर में है ही कौन जो अंबुज की जान लेगा, सब तो उसके अपने हैं। जयप्रकाश ने अपनी बात पर जोर देकर कहा। नशे में अंबुज कुछ भी कर सकता था। संभवतः पत्नी से झगड़ा होने के बाद पछतावा होने पर उसने जहर खा लिया हो। जब खून की उल्टी होने लगी तब उसी खून से उसने लिख दिया, I love you। अंबुज की मौत का सच क्या था, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मालूम हो सकता था। अतः उसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। 20 सितंबर की शाम को अजय श्रीवास्तव को अंबुज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई। रिपोर्ट के अनुसार मृतक के शरीर पर 12 घातक चोटें थीं और सिर की चोट उसकी मौत का कारण बनी थी। रिपोर्ट स्पष्ट था कि अंबुज ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि बेरहमी से उसे मूसल और सिलबट्टे से मारा गया था। और श्रीवास्तव का अनुभव कह रहा था कि इस घटना के पीछे प्रेम अथवा अवैध संबंध हो सकते हैं। अतः उन्होंने गुप्ता परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन ट्रेस कराई, तो उन्हें चौंकाने वाली जानकारी यह मिली कि जिस अतुल को पूरा परिवार मुंबई में होना बता रहा था, उसके सेल फोन की लोकेशन कानपुर आ रही थी। यानी कि घटना के वक्त वह मुंबई में नहीं, कानपुर में था। पोस्टमार्टम के बाद अंबुज का शव उसके वारिसों को सौंप दिया गया था, जिन्होंने उसी दिन देर शाम को उसकी अंत्येष्टि कर दी। अंत्येष्टि के कुछ देर बाद ही श्रीवास्तव ने रेनू और जयप्रकाश को पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। दोनों संदिग्धों से पूछताछ में राज खुला कि रेनू ने अतुल के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। इस अपराध में उनका सहयोग जयप्रकाश ने किया था। एक हसीन औरत की खातिर भाई ही भाई के खून का प्यासा हो गया था। बाप भी बेटे की अर्थी को कंधा देने के लिए उत्साहित था। अंबुज की शादी के बाद मार्च 2013 के बाद भी अंबुज और अतुल अवकाश पर कानपुर आते रहे थे। अतुल आता तो रेनू को प्रेम के सागर के आकंठ में डुबा देता और अंबुज आता तो उसे दुखों में डुबा देता। उसका अपमान करता, पीटता, मारता, बीवी के साथ वह पिता को भी नहीं बख्शता था। अतः इससे उकता कर रेनू और अतुल ने अंबुज की हत्या करने का निर्णय कर लिया। जयप्रकाश को जब उनके इरादे की भनक लगी तो वह भी उनका सहयोगी बन गया। इसके बाद तीनों में हत्या की योजना बनी। योजना के तहत 12 सितंबर 2013 को अतुल कानपुर आ गया, मगर वह घर नहीं गया और अपने एक दोस्त के घर में रहता रहा। प्रेमिका रेनू और पिता जयप्रकाश हर शाम उससे मिलने गोविंद नगर स्थित दुर्गा मंदिर जाते थे। 13 सितंबर को अंबुज भी कानपुर आ गया तो योजना को अंतिम रूप दे दिया गया। 19 सितंबर की शाम को भी अंबुज ने रेनू और जयप्रकाश को पीटा था। गुस्से में उसने ना तो शराब पी और ना ही भोजन किया। भोजन परोसी हुई थाली और सीलबंद शराब की बोतल ज्यों की त्यों रखी रह गई, क्योंकि उसी रात अंबुज की हत्या करना तय था। तो रेनू और जयप्रकाश ने गालियां सुनने और पिटने के बावजूद स्वयं को अधिक अपमानित महसूस नहीं किया। 19 सितंबर की रात को ठीक 1 बजे अतुल घर आया, क्योंकि सारा प्रोग्राम पहले से तय था। तो जयप्रकाश ने चुपके से उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया।
भूतल स्थित कमरे में रेनू अंबुज के साथ लेटी थी। अतुल के आने की आहट मिलते ही उसने दबे पांव उठकर कमरे का दरवाजा खोल दिया। अतुल अपने हाथ में लोहे का मूसल और जयप्रकाश सिलबट्टा लिए खड़े थे। पलक झपकते ही वे दोनों कमरे में घुस आए। अतुल ने मूसल से पहला वार गहरी नींद में सो रहे अंबुज के सिर पर किया। सिर पर हुआ यह वार इस कदर घातक था कि अंबुज चीख तक नहीं सका। उसका सिर फट गया और खून निकलने लगा। जयप्रकाश ने भी बट्टे से अंबुज की छाती और पसलियों पर पूरी सख्ती से वार करना शुरू कर दिया। अतुल भी मूसल से भाई को कुचलता रहा। फलस्वरूप थोड़ी देर छटपटाने के बाद अंबुज ने दम तोड़ दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए अतुल ने भाई के खून से चादर के कोने पर लिखा I love you। इसके बाद अतुल घर से चला गया था। जयप्रकाश अपने कमरे में जाकर लेट गया था और रेनू द्वितीय तल पर स्थित अतुल के कमरे में चली गई थी। सुबह 5 बजे जयप्रकाश ने उठकर शोर मचाना शुरू कर दिया था कि अंबुज ने आत्महत्या कर ली है। पूछताछ में जयप्रकाश ने स्वीकार किया कि पत्नी की मौत के बाद एकाकी जीवन जीते हुए वह ऊब चुका था, इसलिए नारी की संगत चाहता था। उसकी नज़र में वह संगनी रेनू से बेहतर कोई दूसरी नहीं हो सकती थी। बेटे की हत्या में शामिल होने के पीछे पिटाई एवं अपमान का प्रतिशोध लेने की भावना उसके मन में कम, रेनू को पाने की इच्छा अधिक थी। यही कारण था कि अंबुज की हत्या में वह रेनू और अतुल का सहयोगी बना था। जयप्रकाश का विचार था कि हत्या के बाद रेनू को पाना उसके लिए आसान हो जाएगा। रेनू प्यार से नहीं मानेगी तो वह उसे ब्लैकमेल करके अपनी कुत्सित इच्छा की पूर्ति कर लेगा। मोबाइल फ़ोन की लोकेशन के आधार पर 21 सितंबर को सचान गेस्ट हाउस चौराहा के पास से अतुल को भी बंदी बना लिया गया। तत्पश्चात तीनों अभियुक्तों के खिलाफ धारा 302 एवं 120 BIPC के तहत मुकदमा कायम कर लिया गया। अतुल की हैंड राइटिंग से चादर पर लिखी इबारत का मिलान कराया गया तो वह मेल खा गया। तीनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, रेनू की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में सम्मान और विश्वास सबसे अहम होता है। जहां यह दोनों नहीं होते वहां रिश्ते सिर्फ बोझ बन जाते हैं। अंबुज की शराब की लत और रेनू के साथ उसका व्यवहार परिवार को तोड़ने की सबसे बड़ी वजह बनी। वहीं अतुल और रेनू की भावनाओं ने रिश्तों की गरिमा को भंग कर दिया। इस कहानी का अंत भले ही कड़वा है, लेकिन यह सिखाती है कि हर किसी को अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल पर आने वाली इस तरह की अन्य कहानियों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। धन्यवाद।